नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अनुसूची 6, फिर बाद में दोनों का हम तुलना भी करेंगे। अब इसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन इसमें कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र आएंगे देखते हैं हम। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। ये सेम बात है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 5 में भी है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में भी है। परंतु अनुसूची 6 में यहाँ पे कुछ राज्य है जिनके नाम दे रखे हैं प्रॉपर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का उल्लेख किस में है? अनुसूची 6 में है। अब जिस तरीके से अनुसूची 5 में, थोड़ा मैं इसको हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमने बात की थी ना कि हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से अनुसूची 5 में राज्यपाल, मैं दोहरा रहा हूं अनुसूची 5 क्योंकि हमने बात की थी कि हम इनका हल्का सा तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। अनुसूची 5 में जिस तरीके से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। उसी तरीके से अनुसूची 6 में जनजातीय जिला परिषद का गठन किया जाएगा। अनुसूची 6 के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं अंदर में, वहाँ के राज्यपाल के पास ये शक्ति निहित रहेगी, ये शक्ति होगी कि वो जनजातीय जिला परिषद का गठन कर सकता है। और आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनजातीय जिला परिषद भारत में आदर्श जिला सरकार का उदाहरण है। आदर्श जिला सरकार, आदर्श जिला सरकार का उदाहरण कौन है? जनजातीय जिला परिषद, जिसका संबंध किससे है? अनुसूची 6 से। प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस अनुसूची के अंतर्गत, किस अनुसूची के अंतर्गत आदर्श जिला सरकार के लक्षण इंगित होते हैं या लक्षण प्रदर्शित होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? अनुसूची 6, जनजातीय जिला परिषद, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 30। अधिकतम सदस्य संख्या 30, और इस 30 में से 4 सदस्यों को तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और शेष जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान पद्धति द्वारा, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर उनको चुना जाएगा। 30 सदस्य होते हैं टोटल, 30 में से 4 तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जितने सदस्य बच गए, क्योंकि सदस्य संख्या 30 अधिकतम है, 28 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। 25 है तो 4 सदस्यों को तो मनोनीत कर लिया गया, शेष कितने बचे? 21। तो 21 सदस्यों को उस जिले की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान पद्धति द्वारा 5 वर्ष के लिए चुनेगी, यानी कि जिला जनजातीय जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये थी हमारी अनुसूची 6। अब हम दोनों की तुलना करते हैं। पहला, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, यानी पूरे भारत को कवर कर रही है अनुसूची 5। अनुसूची 6 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, सिर्फ 4 राज्यों की बात कर रही है। पहला हो गया। दूसरा, अनुसूची 5 में आने वाले अनुसूचित क्षेत्र हमने क्या कहा? टीएसपी, एलपी विद्यार्थी समिति की अनुशंसा पर हम पढ़ चुके हैं। फिर अनुसूची 5 में जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए राज्यपाल के
द्वारा राज्यपाल के लिए 3 प्रावधान किए गए हैं कि वो एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा, प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपेगा, और केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार के कानून अगर उसको लगता है कि वहाँ पे लागू नहीं होने चाहिए तो लागू नहीं होने देगा। जनजातीय सलाहकार परिषद का संबंध किससे है? अनुसूची 5 से। जनजातीय जिला परिषद का संबंध किससे है? अनुसूची 6 से। जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य संख्या 20, जनजातीय जिला परिषद में सदस्य संख्या 30। कार्यकाल उसका भी 5 वर्ष होता है, इसका भी 5 वर्ष होता है। और जनजातीय जिला परिषद भारत में आदर्श जिला सरकार के उद्देश्य को स्थापित करती है, आदर्श जिला सरकार के सिद्धांत को स्थापित करती है। और अगर प्रश्न ऐसा आ जाए, मान लीजिए कि तुलनात्मक रूप से अनुसूची 5 और 6 का अध्ययन करने के बाद हमें क्या लगता है कि इसमें से अधिक लोकतांत्रिक अनुसूची कौन है, तो उसका उत्तर क्या होगा? 6। अनुसूची 6 तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूची 5 की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर जनजातीय जिला परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है, जिसमें जनता भाग ले रही है, तो ये अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक है अनुसूची 5 की अपेक्षा। अब प्रश्न आ सकता है कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में संशोधन किस विधि से होगा? तो आपको बता दूं कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में संसद के सामान्य बहुमत से ही परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि संसद का विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, इसकी आवश्यकता नहीं है। संसद के सामान्य बहुमत से इसमें संशोधन हो सकता है, तो इसको संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 ये अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण अनुसूची है, क्योंकि भारत में जो संघात्मक शासन है उसके लक्षण को इंगित करती है। पहले तो इसमें है क्या? इसमें है विषयों का या इसमें है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि अनुसूची 7 में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और आपसे पूछा जाए कि ये कथन सत्य है या असत्य है, तो मेरे दोस्तों बता दूं ये कथन बिल्कुल असत्य होगा। शक्तियों का बंटवारा और शक्तियों का पृथक्करण बड़ा ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी एक दूसरे से संबंध नहीं है इनका। शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो ऊर्ध्वाकार होता है, यानी कि वर्टिकल, और शक्तियों का पृथक्करण जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि क्षैतिज। शक्तियों का बंटवारा का मतलब है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, कौन से विषय केंद्र के पास है, कौन से विषय राज्य के पास है। यानी पहले केंद्र आता है, फिर राज्य आता है, फिर इसके बाद में स्थानीय स्वशासन आता है। तो ये तो हो गया शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा कैसा? ऊर्ध्वाकार, लंबवत, वर्टिकल, ऊर्ध्वाकार, लंबवत। ये तो लंबवत विभाजन हो गया। प्रश्न आ जाए कि शक्तियों का लंबवत विभाजन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का क्षैतिज विभाजन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शक्तियों का पृथक्करण। यानी कि जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शक्तियों का पृथक्करण। और ये देखिए अपने अपने क्षैतिज है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सरकार के अंग हैं और तीनों ही अंग बिल्कुल बराबर हैं, तीनों ही अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं। तो शक्ति का पृथक्करण और शक्तियों का बंटवारा अलग अलग कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों। शक्तियों का बंटवारा वर्टिकल, क्षैतिज, वर्टिकल, ऊर्ध्वाकार, और शक्तियों का पृथक्करण क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। बड़ा बारीकी से देखना इसको।
अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और शक्तियों का बंटवारा इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई है। नंबर 1 पे बनाई गई है संघ सूची, नंबर 2 पे बनाई गई है राज्य सूची, या इसको आप प्रांतीय सूची भी बोल सकते हैं, और नंबर 3 पर है समवर्ती सूची। और तीनों ही सूचियों में विषय उल्लेखित कर रखे हैं। पहले हम बात करेंगे मौलिक संविधान की, कि मौलिक संविधान में कितने विषय थे। तो मौलिक संविधान में संघ सूची में विषय थे 97, राज्य सूची में कितने विषय थे 66, और इसमें कितने विषय थे समवर्ती सूची में 47। संघ सूची में जो विषय हैं, ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है। उस पर कानून बनाने की शक्ति किस में निहित रहती है? संसद के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। परंतु इत्तेफाक से अगर दोनों सरकारों ने एक ही विषय पे कानून बना लिया है और बाई चांस वो कानून बनाए गए जो कानून हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो संसद वाला कानून ही मान्य होगा, राज्य वाला कानून अपने आप में रद्द घोषित कर दिया जाएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। हालांकि अगर वर्तमान में हम बात करते हैं, तो इसमें विषयों की संख्या हो गई है 100, इसमें विषयों की संख्या है 61 और इसमें विषयों की संख्या है 52। लेकिन अभी तक संविधान में 97, 66 और 47 विषय ही उल्लेखित हैं। हालांकि संविधान का संशोधन भी हो गया है उसके बाद 7वीं अनुसूची से संबंधित, लेकिन अभी तक विषय जो उल्लेखित किए गए हैं वो 97, 66 और 47 ही हैं। हालांकि वर्तमान में संघ सूची में विषय आते हैं 100, राज्य सूची में आते हैं 61 और समवर्ती सूची में आते हैं 52। लेकिन अभी तक जो उल्लेखित हैं वो कितने हैं? 97, 66 और 47 ही हैं। अब आपको बता दूं कि जो 7वीं अनुसूची है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा है, ये हमारे संविधान निर्माण से पहले जब 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें भी शक्तियों का बंटवारा किया गया था। उसमें भी 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उसमें विषयों की अगर संख्या पूछे तो कितनी थी? 59, 54 और 36। मेरे दोस्तों बड़े अच्छे से इसको ख्याल रखना पड़ेगा, हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमसे प्रश्न पूछता है ना कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे? ऑप्शन आ जाएगा 97, 100, 59, है ना। तो 59 पे रिस्क ले रहे हैं हम, अधिकांश ऐसा होता है। तो ये मूल संविधान नहीं है, मैं पहले भी बता चुका था आपको, ये मूल संविधान नहीं है, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था वो हमारा मूल संविधान था, और उस दिन उसमें जो था उसको हम बोलते हैं मौलिक संविधान। तो उस दिन विषय कितने थे? 97, 66 और 47। वर्तमान में कितने हैं? 100, 61 और 52। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में विषय कितने थे? संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। कॉन्सेप्ट सेम था, संघ सरकार कानून बनाएगी, प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी, दोनों कानून बनाएंगे, और विरोध होता है तो केंद्र वाला कानून ही लागू रहेगा। यहाँ पे एक विषय की हम बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक विषय है माप तोल और एक विषय है माप तोल के मानकों को निश्चित करना। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे, सीधा सा आ जाएगा कि माप तोल जैसा विषय किस सूची में है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। माप तोल के मानकों को निश्चित करना जो विषय है वो किस में आता है? तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो मुझे लगता है कि 90% उत्तर क्या होगा? अगर माप तोल का प्रश्न आता है तो उत्तर क्या होगा? संघ सूची। जबकि नहीं, माप तोल किस में रखा गया है? माप तोल रखा गया है समवर्ती सूची में।
और मापतोल के मानकों को निश्चित करना, ये किस में आएगा? संघ सूची में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। मापतोल के मानकों को निश्चित करना, यानी मापतोल के मानक क्या होंगे, है ना? ये तो कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। और बाकी जो मापतोल है, बाट है, मापतोल है, वो किस में आता है? समवर्ती सूची में। बड़ा अच्छे वाला प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो इसको आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। मापतोल के मानकों को निश्चित करना केंद्र सरकार के हाथ में है, और मापतोल जो विषय है वो किस में आता है? समवर्ती सूची में। तो बड़ा अच्छे से पढ़ना है। हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे, मौका मिला तो कल ही हम इसको शुरू करेंगे। और उसमें प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न बनेंगे कि कौन सी विशेषता है जो भारत में संघात्मक शासन को इंगित करती है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता उसके एकात्मक लक्षण को इंगित करती है। तो 7वीं अनुसूची का होना, 7वीं अनुसूची का होना किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का। यानी 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघात्मक शासन, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची। लेकिन समवर्ती सूची का होना, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ पे, समवर्ती सूची का होना संघात्मक शासन नहीं है। ये किस प्रकार के शासन का उदाहरण है? तो ये है एकात्मक शासन का उदाहरण। बाकी एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है, हम कल बात करेंगे जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो कि 7वीं अनुसूची का होना संघात्मक शासन और समवर्ती सूची का होना एकात्मक शासन। बाकी एकात्मक संघात्मक क्या है, इसके बारे में कल हम बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अनुसूची 8। मेरे दोस्तों, क्या विषय है अनुसूची 8 में? तो अनुसूची 8 में है विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख। यानी कि भाषाओं का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 8 में। पहला प्रश्न बन सकता है कि मौलिक रूप से या मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो भाषाएं कितनी थी? 14। और वर्तमान में अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं वर्तमान में इसमें उल्लेखित है। तो 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं ये बाद में जोड़ी गई है। और यहाँ पे हमें देखना होगा कि 15वीं कब जोड़ी गई, 16वीं कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। अच्छे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। तो 15वीं भाषा कौन सी है? 15वीं भाषा है मेरे दोस्तों सिंधी, जिसे कब जोड़ा गया? जिसे जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में, 67 में, 1967 में। इसके तहत भाषा जोड़ी गई सिंधी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि संविधान लागू होने के बाद अनुसूची 8 में सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। और कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और एक है कोंकणी। नमक, न में क, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। हालांकि ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है और ट्रिक से पढ़ा भी नहीं जाता और सारी ट्रिक्स याद भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम कुछ एक मुद्दों पे ट्रिक का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। तो नेपाली, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और 3 भाषाओं का उल्लेख कर दिया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं ये जोड़ी गई कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और मेरे दोस्तों ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। 92वां संविधान ऐसे याद रखना, 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां 1992 और 92वां 2003 के तहत जोड़ी गई BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
तो ये टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। मूल संविधान में कौन सी भाषाएं थी? शायद ऐसा प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। कौन सी बाद में जोड़ी गई, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, सही क्रम क्या है, ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्लियर? अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हम यहाँ पे एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, किस भाषा का उल्लेख, किस भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी सिंधी और ऑप्शन डी नेपाली। किस भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है? तो मेरे दोस्तों देखिए, हमारा कॉमन सेंस ये कहता है और ये कहना भी चाहिए कि मूल जो हमारा संविधान था उसकी जो मूल प्रतिलिपि थी वो इंग्लिश में ही लिखी गई थी, लेकिन अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। बड़े मज़े की बात है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। अगर कुछ लोग राजस्थान से हैं तो आपको बता दूं कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख भी अनुसूची 8 में नहीं है। तो अंग्रेजी और राजस्थानी ये जो दो भाषाएं हैं, इन दोनों भाषाओं का उल्लेख अभी तक अनुसूची 8 में नहीं है। बाकी 22 भाषाओं का उल्लेख हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं अनुसूची 9। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो 8 अनुसूचियां थी ये मूल संविधान में थी और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ शायद समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 9। इसमें देखते हैं पहला, चूंकि देखिए 8 अनुसूचियां हम पढ़ चुके हैं जो कि मूल संविधान में थी और ये अनुसूची 9 है, तो जाहिर सी बात है, ये स्पष्ट होता है कि ये अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। तो बाद में कब जोड़ी गई? तो इसे जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले भूमि पूजन होता है। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा था, ट्रिक्स का थोड़ा हल्का फुल्का प्रयोग करेंगे हम। तो अनुसूची 9 में किस चीज़ का उल्लेख है? भूमि सुधार कानून, प्रथम संविधान संशोधन। यानी सबसे पहले जब हम संविधान संशोधन करना शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? भूमि सुधार से, भूमि सुधार कानून। तो याद रखना है, अनुसूची 9 में किस विषय का उल्लेख है? भूमि सुधार कानून। और कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन। थोड़ा तुकबंदी कर लेना कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं, किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण करते हैं, सबसे पहले भूमि पूजन का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर हम संविधान का संशोधन करने जा रहे हैं, शुभ काम करने जा रहे हैं, तो शुभ काम से पहले क्या करेंगे? भूमि का पूजन करेंगे, भूमि सुधार कानून। लगभग 284 कानून का उल्लेख अनुसूची 9 में है। देखिए मेरे दोस्तों, एक शब्द होगा, सुना होगा आपने, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं। हालांकि हम कार्यपालिका को सरकार मान लेते हैं, जबकि व्यवस्थापिका भी सरकार है, न्यायपालिका भी सरकार है और कार्यपालिका तो सरकार खैर है ही। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, ये कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का वैसे तो काम होता है न्याय करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है नियंत्रण करना। व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान के साथ असंगत है, संविधान की मूल भावनाओं के साथ वो मैच नहीं कर रहा है, उसका विरोधी है, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और रद्द कौन करेगा? न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देगी। और उसे रद्द करने वाली शक्ति को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा।
यानी कि व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान के जो विशेषताएं हैं, हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, उनके साथ वो असंगत है, मैचिंग नहीं हो रही है, तो उस कानून को रद्द होना होगा। और रद्द कौन करेगा? न्यायपालिका। और न्यायपालिका की इस शक्ति को क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। लेकिन हम अनुसूची 9 पे दोबारा से आते हैं। अनुसूची 9 में जो भी कानून हैं स्पष्ट लिखा गया है कि उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। यानी कि अनुसूची 9 में जो कानून लिखे गए हैं उनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। उनकी न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। अनुसूची 9 जब जोड़ी गई थी उसमें स्पष्टता उल्लेख किया था कि अनुसूची 9 में जिन भी कानूनों का उल्लेख होगा, न्यायपालिका उसमें अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकेगी, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकेगी। और इसमें कुल कानून कितने हैं? 284। लेकिन कल भी हम पढ़ रहे थे, प्रस्तावना में हमने पढ़ा था 1973 में एक वाद आता है, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्याख्या की, परिभाषित किया, उल्लेख किया कि अगर अनुसूची 9 का कोई कानून, अनुसूची 9 में कोई कानून रखा गया है और वो संविधान की मूलभूत संरचना, संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी और न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा वाली शक्ति का प्रयोग उसमें कर सकेगी। यानी कि न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है अगर वो कानून संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है। तो कल भी हम बात कर रहे थे, संविधान की मूलभूत संरचना जैसे शब्द का उल्लेख कब किया गया? 1973 में किया। किस वाद के तहत किया गया? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के बाद में। तो अनुसूची 9 कब जुड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है, लगभग 284 कानून इसमें रखे गए हैं। इसमें यह भी लिखा गया था कि अनुसूची 9 में लिखे जाने वाले कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि उसमें न्यायपालिका अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगी। लेकिन केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि अगर अनुसूची 9 का कोई कानून संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। संसद ने पूछा कि संविधान की मूलभूत संरचना शब्द से क्या आशय है, यानी कि कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो संविधान की मूलभूत संरचना के अंतर्गत आएंगे। तो न्यायपालिका ने कहा कि संविधान की मूलभूत संरचना को हम समय समय पर परिभाषित करते रहेंगे। यानी अभी तक इसका कोई सीमित दायरा नहीं है कि ये जो चीज़ें संविधान की मूलभूत संरचना है। जब भी न्यायपालिका को लगेगा कि ये चीज़ संविधान की मूलभूत संरचना में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको समय समय पर निर्णित किया जाता रहेगा। अनुसूची 9 हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगली है अनुसूची 10। अनुसूची 10 समझ में आ रहा होगा मित्रों। अनुसूची 10 पहला शब्द वही सेम, कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। और क्या लिखा गया इसमें? किस चीज़ का उल्लेख है? इसमें दल बदल कानूनों का उल्लेख है। हम सरकार बनाते हैं, जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत है वो अपनी सरकार बनाएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनेगी। जिस भी दल का विधानसभा में बहुमत है वो अपना मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बाद में कोई सदस्य दल बदल कर लेता है तो सरकारें लगातार गिरती रहेगी,
क्योंकि किसी भी सरकार के पास लगातार बहुमत नहीं रहेगा तो सरकारें गिरेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत है, बीजेपी के कुछ सांसद उठकर कांग्रेस या किसी अन्य दल में चले जाएं, ये सिर्फ उदाहरण है, इसको अदरवाइज मत लेना। मान लीजिए किसी अन्य दल में चले जाते हैं तो बीजेपी का बहुमत कम हो जाएगा, और बीजेपी का बहुमत कम हो जाएगा तो विरोधी जो पार्टी है वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, सरकार गिर जाएगी। तो सरकारों की स्थिरता बनी रहे, सरकारों का स्थायित्व बना रहे, इसके लिए हमने 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में अनुसूची 10 को जोड़ा और इसमें दल बदल कानूनों का उल्लेख किया। हालांकि हमने गुंजाइश छोड़ी थोड़ी सी कि अगर किसी दल के 1/3 से अधिक सदस्य, 1/3 या उससे अधिक, मान लीजिए किसी दल के 60 मेंबर हैं तो 20 या उससे अधिक सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर उससे कम है तो हम उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। लोकसभा का स्पीकर उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर सकता है। क्योंकि सदस्यता समाप्त होने का डर है, इसलिए शायद कोई व्यक्ति दल बदल नहीं करेगा, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ देखते हैं। हमने लिखा अनुसूची 10 में कि अगर किसी दल के 1/3 या उससे अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए 60 सदस्य हैं टोटल, तो उसमें 20 या 25 सदस्य दूसरे दल में जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या दूसरे दल में जा रही है तो वाकई कोई विशेष कारण है। भी एक सदस्य जाए, 2 जाए तो हम मान सकते हैं कि कुछ व्यक्तिगत लाभ हो सकता है इसका, लेकिन 20-25 सांसद इकट्ठे जा रहे हैं तो इसके पीछे वास्तव में कोई बड़ा कारण काम कर रहा है। तो हमने गुंजाइश छोड़ी कि 1/3 से अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा, या फिर ये 1/3 सदस्य किसी नए दल का निर्माण कर लेते हैं तो भी दल बदल की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। मान लीजिए कि पार्टी है, उस पार्टी के 60 सांसद हैं, उसमें से 20 सांसदों ने निकलकर अपनी अलग पार्टी बना ली तो बना सकते हैं, तब उनकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें लिखा गया कि अगर किसी दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, दल विलय। ये दल बदल नहीं है, ये क्या है, दल विलय है। मान लीजिए 60 सांसद हैं और 40 सांसद यहां से निकलकर दूसरी पार्टी में चले गए तो ये दल विलय है, ये दल बदल नहीं है, तो भी उनकी सदस्यता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। ये दल विलय की श्रेणी में आएगा, ये दल बदल नहीं है। 2, लेकिन इन प्रावधानों से दल बदल पर रोक नहीं लगाई जा सकी। फिर हमने एक और संविधान संशोधन किया, 91वां संविधान संशोधन किया हमने सन 2003 में, और हमने इन जो औपचारिकताएं थी इनको थोड़ा कठोर बना दिया। क्या लिख दिया कि अगर एक दल का दूसरे दल में पूर्णतः विलय हो जाता है, एक दल है, जैसे आपने पढ़ा होगा अभी करंट में, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दल था और उसका विलय अभी बीजेपी में हो गया है। अभी कुछ समय पहले की खबर है, 15-20 दिन हो गए, लगभग महीना हो गया होगा, तो दल का विलय हो गया है पूर्णतः। तो उसमें दल बदल कानून लागू नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा का पूरा दल उठकर दूसरे दल में बैठ गया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक कोई दल रहा ही नहीं है, तो इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होंगे, यानी कि सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने का खतरा नहीं है, क्योंकि एक दल का दूसरे दल में पूर्णतः विलय हो गया है। यहां पे 2 प्रश्न बनते हैं बड़े अच्छे वाले। दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास कब किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। सन पूछता है तो 1985, संविधान संशोधन पूछता है तो 52वां। दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास, दल बदल पर पूर्णतः रोक लगाने का प्रयास कब किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें पूर्णतः रोक लगाई गई कि अगर एक दल का दूसरे दल में पूर्णतः विलय हो जाता है तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होंगे, अन्यथा लागू होंगे।
अब मान लीजिए 60 मेंबर हैं, फिर वही उदाहरण लेते हैं, 60 मेंबर हैं और यहाँ से निकलकर 55 मेंबर दूसरे दल में चले गए, ये दल विलय नहीं है, क्योंकि अभी तक 5 सांसद यहाँ पे शेष रह गए हैं। तो इन 55 लोगों पर दल बदल कानून लागू होंगे, क्योंकि ये दल विलय की श्रेणी में नहीं गिना गया। सभी सदस्य चले जाते तो दल विलय माना जाता, तब उन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाना था। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दल बदल होता है और सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है, पढ़ रहे हैं हम, सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित रहती है? देखिए प्रश्न सुनिए, प्रश्न को मैं लिखूंगा नहीं। दल बदल कानूनों के अंतर्गत किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की अंतिम शक्ति निहित है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है इलेक्शन कमीशन और ऑप्शन डी है संबंधित सदन का अध्यक्ष। देखिए 4 ऑप्शन है, मैं प्रश्न को दोबारा से दोहरा देता हूं। दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है? यानी अगर दल बदल हुआ है तो किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की अंतिम शक्ति इनमें से किसके पास है? ऑप्शन पहला है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है निर्वाचन आयोग और चौथा है संबंधित सदन का अध्यक्ष। तो मेरे मित्रों आपको बता दूं ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, जबकि इसका उत्तर क्या होगा? संबंधित सदन का अध्यक्ष। राष्ट्रपति या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा। हाँ, अगर लोकसभा में दल बदल हुआ है तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा, तब ये करेगा। लेकिन अगर विधानसभा में दल बदल हुआ है तो संबंधित सदन का अध्यक्ष इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लेगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है मित्रों, कोई भी सांसद चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का है, उसमें किसी भी प्रकार की अयोग्यता आ जाती है, उसने लाभ का पद धारण कर लिया या वो दिवालिया हो गया या फिर वो पागल हो गया है, उसमें अयोग्यता आ गई है और उसमें अयोग्यता आ जाती है तो उसका पद समाप्त करने की अंतिम शक्ति रहती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा पर ऐसा कर सकता है। शब्दों को दोबारा से सुनना, संसद के किसी भी सदस्य में किसी भी प्रकार की अयोग्यता आ जाने पर उसका पद समाप्त करने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य में अयोग्यता आ जाने पर यह शक्ति किसके पास रहेगी? गवर्नर के पास। परंतु सुनिए, परंतु दल बदल के कारण किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास नहीं होती, यह शक्ति होती है संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर? अब प्रश्न एक और उठता है कि दल बदल से संबंधित किसकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा? तो शिकायत कौन कर सकता है? मेरा प्रश्न तो हालांकि यही है कि दल बदल से संबंधित शिकायत कौन कर सकता है? तो शिकायत जिस सदन में दल बदल हुआ है वो लोकसभा है या राज्य विधानसभा है, जिस भी सदन में दल बदल हुआ है उसी सदन का कोई सदस्य शिकायत कर सकेगा। बाहर के किसी सदस्यता द्वारा की गई शिकायत पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लोकसभा में दल बदल हुआ है तो लोकसभा का ही कोई सदस्य शिकायत करेगा और लोकसभा का अध्यक्ष इस पर एक्शन लेगा, उस सदस्य की सदस्यता समाप्त करेगा अगर वास्तव में वो इस प्रकार के कानून का उल्लंघन करता है तो। नेक्स्ट है अनुसूची 11 और अनुसूची 12। हम दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे मेरे मित्रों। अनुसूची 11 और अनुसूची 12, साथ में इनका तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा और साथ में दोनों को इकट्ठा भी पढ़ा जाएगा। पहला प्रश्न सेम, कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। कब जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ये 73वां संविधान संशोधन है और ये 74वां संविधान संशोधन है। मेरे मित्रों 73वां और 74वां
संविधान संशोधन हुआ 1992 में, लेकिन लागू 1992 में नहीं हुआ। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, और इसलिए आपको आइडिया होगा 24 अप्रैल को हम किस दिवस के रूप में याद करते हैं, तो इसको हम याद करते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। और अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन, तो ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। मित्रों देख लेना दोनों को, ये 24 अप्रैल को लागू हुआ और ये 1 जून को लागू हुआ 1993 में। अब अनुसूची 11 में क्या है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं, या यूं कहूं कि ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन का उल्लेख है, ग्रामीण स्वशासन। और अनुसूची 12 में नगर पालिकाएं, या यूं कहूं कि नगरीय स्वशासन का उल्लेख है, शहरी स्वशासन का उल्लेख है। अनुसूची 11 में ग्रामीण स्वशासन और अनुसूची 12 में नगरीय स्वशासन, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूची 11 के अंतर्गत कुल कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो इनको सौंपे गए हैं 29 कार्य, और नगर पालिकाओं को सौंपे गए हैं मेरे मित्रों 18 कार्य। इनको 29 कार्य सौंपे गए हैं और इनको 18 कार्य सौंपे गए हैं। अब 73वां संविधान संशोधन हुआ, अनुसूची 11 जोड़ी गई, और क्या कुछ जोड़ा गया, इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, और कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए थे मेरे मित्रों। 243 से लेकर 243 ओ, कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए, 16। ये प्रश्न आया था अभी सेकंड ग्रेड में कि 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों को उल्लेखित किया गया, तो 243 से लेकर 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और मेरे मित्रों 74वें संविधान संशोधन के तहत भाग कौन सा जोड़ा गया, भाग जोड़ा गया 9A, और अनुच्छेद 243 ओ यहाँ तक जोड़ दिए गए। उससे आगे 243 पी से लेकर 243 जड जी, 243 पी से पहले जड तक चलेंगे, फिर जड ए, जड बी, जड सी, ऐसे करके जड जी तक। तो कुल कितने अनुच्छेद हो गए, 18। 18 ही कार्य हैं, 18 ही अनुच्छेद जोड़े गए 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यहाँ पे कार्य 29 हैं और अनुच्छेद कितने जोड़े गए, 16। तो इसके साथ ही मेरे मित्रों हमने ये 12 अनुसूचियों का अध्ययन कर लिया है। काफ़ी कोशिश की है मैंने इसको क्लियर करने की। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो कल दोबारा फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।